दोस्तों, मैं सीए रोहित कर गाजियाबाद से। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो बहुत सारे नोटिस हमें इश्यू हो रहे हैं अंडर सेक्शन 148 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये जो 148 है, ये सेक्शन जो है लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर फाइनेंस बजट 2021 के अंदर इंसर्ट किया गया था। इसके अंदर जो इन्होंने नया सेक्शन इंसर्ट किया है, हम इस सेक्शन को आज डिस्कस करेंगे। साथ में हम जो प्रैक्टिकली नोटिस इश्यू हो रहे हैं, उन नोटिसों में क्या क्या लैकुनाज हैं, उन नोटिसों का रिप्लाई हमें क्या देना है, कब देना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ताकि या तो 148 की प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट इनिशिएट ही ना कर पाए, या अगर डिपार्टमेंट इनिशिएट करता है तो वो प्रोसीडिंग आगे अपील्स के अंदर, अपलेट प्रोसीडिंग्स के अंदर हम इनवैलिड डिक्लेयर करा सकें ऑन द बेसिस ऑफ आवर सबमिशन। तो वैसे तो 148 सेक्शन आपने हो सकता है पहले भी रीड किया गया हो, लेकिन मैं आज आपके साथ 148 ए की एक दो चीज़ें डिस्कस करूंगा जो अभी नोटिसों के रिगार्डिंग रेलिवेंट हैं, और साथ ही में सेक्शन 149 भी डिस्कस करेंगे जो टाइम लिमिट बताता है ये नोटिस इशू करने की। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन है वो इनिशियली स्टार्ट होता है कंडक्टिंग इंक्वायरी प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी बिफोर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148। तो इसके अंदर जो सेक्शन है, वो पहला जो सेक्शन है उसमें क्लोज ए है, वो कहता है असेसिंग ऑफिसर जो है इंक्वायरी कंडक्ट करेगा विद अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी जो इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन सजेस्ट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केप असेसमेंट। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सेक्शन कहता है कि जैसे असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिलती हैं रिगार्डिंग आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, रिगार्डिंग कोई ट्रांजेक्शन आपने की है, तो उसके रिगार्डिंग वो नोटिस इशू करने से पहले 148 का अगर उसको लगता है कि इसमें इंक्वायरी करनी चाहिए, तो वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी से परमिशन लेगा और इंक्वायरी करेगा। उसके बाद जो उसकी क्लॉज भी है, वो जो आज के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी नोटिस इशू हो रहे हैं वो इसी क्लॉज के अंदर हो रहे हैं। वो क्लॉज कहती है कि प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू असेसी, यानी कि वो असेसिंग ऑफिस असेसी को नोटिस इशू करेगा और बताएगा कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ये मैंने इंक्वायरी की है, और आप इसके बारे में बताइए कि आपकी 148 की प्रोसीडिंग क्यों ना शुरू करी जाए। तो बेसिकली दिस शो कॉज नोटिस बिफोर स्टार्टिंग इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग ऑफ सेक्शन 148। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मैंने हाईलाइट भी की है कि जो ये नोटिस है उसके अंदर जो रिप्लाई देने का टाइम है वो मिनिमम 7 डेज रहेगा, यानी कि नॉट लेस देन 7 डेज। और जो रिप्लाई का टाइम है मैक्सिमम जो आपको असेसिंग ऑफिसर अलाउ करेगा वो 30 डेज रहेगा। तो इसके अंदर इतना कोई खास नहीं है, लेकिन जो 7 डेज वाली क्लोज है ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये हमारे आगे नोटिस जब हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली ये काफ़ी काम आने वाली है। उसके बाद जो क्लोज सी है वो मैं आपको अभी पढ़ा देता हूँ, लेकिन क्लोज सी आगे आगे भी काम आने वाली है। इसके अंदर क्या होगा कि असेसिंग ऑफिसर आपका रिप्लाई जो आपने सबमिट किया है और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने इंक्वायरी उसने की है उसके बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि क्या ये फिट केस है 148 का, और अप्रूवल लेगा अपने स्पेसिफाइड अथॉरिटीज की, और आपका 148 का प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देगा। अब यहाँ पे इस सेक्शन में और भी चीजें हैं, वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितना आज के लिए रेलिवेंट था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। साथ साथ हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे जो सेक्शन है 149। 149 जो सेक्शन है वो बताता है कि टाइम लिमिट। देखिए, कोई भी नोटिस है उसको इशू करने के लिए एक टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट इस सेक्शन में दी गई है, वो सेक्शन 149 में दी गई है। ये जो 149 की जो टाइम लिमिट दी गई है उसको गवर्नमेंट ने 2 पार्ट्स के अंदर बांटा है। एक उन्होंने क्लोज के अंदर रखा है जहाँ पे 3 साल तक नोटिस इशू हो सकता है फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी कि जिस असेसमेंट ईयर के लिए असेसिंग ऑफिसर को नोटिस इशू करना है उसके एंड एंड से 3 साल तक वो नोटिस इशू कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्लॉज बी जो है उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो 3 साल का पीरियड है वो 10 साल कर दिया है, लेकिन जो 10 साल का पीरियड है उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंडीशंस लगाई हैं, वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं। उसके अंदर जो कंडीशंस है मैं आपके लिए हाईलाइट की हुई है कि यहाँ पे जो 10 साल के लिए बस असेसिंग ऑफिसर केस खोलना चाहता है तो उसके पोजेशन में क्या होनी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट होनी चाहिए, अदर डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए। और उसके अलावा इसके अंदर जो केस खुल सकता है वो उसी केस में खुल सकता है जहाँ पे कंसीलमेंट जो है एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज है। और जो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लोज है कि ये जो कंसीलमेंट है
ये रिप्रेजेंटेटेड होनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ द एसेट। अब इन फॉर्म ऑफ द एसेट क्या होती है, इसके लेके बहुत सारे ओपिनियन चल रहे हैं अलग अलग, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि ये कंसीलमेंट जो है, जब आप नोटिस इशू कर रहे हैं 148 का, उस टाइम के ऊपर किसी एसेट के फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ए क्लॉज और बी क्लॉज के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ए क्लॉज इन्फॉर्मेशन के जो 3 साल का टाइम है वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे भी खुल सकता है, लेकिन बी के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट वगैरह होने चाहिए, 50 लाख से ऊपर का कंसीलमेंट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेड होना चाहिए कंसीलमेंट इन फॉर्म द एसेट्स। यहाँ से हम ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल आते हैं जो नोटिस हमें इश्यू हो रहे हैं। पहले मैं आपके साथ एक नोटिस, देखिए मैं नोटिस डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मेरे अभी एक क्लाइंट को मिला है। मैंने क्लाइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हाइड की दी है। तो अब यहाँ पे आप देखिए जो नोटिस इशू हुआ है मेरे को, ये क्लॉज बी के अंदर हुआ है 148 ए के अंदर। यहाँ पे देखिए आप असेसमेंट ईयर कौन सा है यहाँ पे जो असेसमेंट ईयर दिया गया है वो हमें दिया गया है असेसमेंट ईयर 18-19। तो 18-19 के लिए अगर हम 3 साल कैलकुलेट करें तो ये हमारा 31 मार्च 2020 इसका टाइम पीरियड बैठता है, यानी कि ये जो 3 साल की क्लॉज है उसके अंदर फॉल करता है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप देखिए कि यहाँ पे जो इन्होंने डेट दी है वो नोटिस की दी है 25 मार्च 2022, और जो यहाँ पे मुझे उन्होंने कहा है कि आपको रिप्लाई सबमिट करना है वो करना है 30/3/2022 तक। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो टाइम पीरियड है वो केवल मेरे को 5 डेज का अलाउ किया गया है। तो ऐसे नोटिस का जब भी आप जवाब दें, आप ये ऑब्जेक्शन रेज करें कि जो ये टाइम पीरियड है वो 7 डेज का होना चाहिए था, और ये जो 148 की आपकी जो है ये नोटिस है इनवैलिड है। हो सकता है कि असेसिंग ऑफिसर इस चीज को, आपके जो आर्ग्यूमेंट है उसको स्टैम्प बाय ना करे, इंटरटेन ना करे और 148 की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दे। लेकिन जब भी आप अपलेट प्रोसीडिंग के अंदर जाएंगे, आपको आपकी जब आप इन सब चीज़ों को चैलेंज करेंगे तो ये 148 की जो सारी प्रोसीडिंग है यही इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है हायर अथॉरिटीज। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक अगला नोटिस दिखाने जा रहा हूँ, वो भी 7 डेज वाली क्लॉज से रिलेटेड है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको नोटिस का जवाब कब देना है वो बहुत रेलिवेंट होने वाला है। देखिए इस नोटिस के अंदर अगेंस्ट जो डेट है वो असेसमेंट ईयर 18-19 है, वैलिड है, ठीक है, उन्होंने सही टाइम पे आपको नोटिस दिया है। अब देखिए यहाँ पे नोटिस की डेट क्या है, 24 मार्च 2022 नोटिस की डेट है, और 31/3/2022 तक रिप्लाई देना है। तो 7 डेज का आपको क्लियर कट टाइम दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि हमें नोटिस का रिप्लाई कब देना है। देखिए अगर नोटिस का रिप्लाई आप 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 कभी तक भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इस नोटिस का रिप्लाई, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, अगर इस नोटिस का रिप्लाई अगर आप रात को 11 बजे देते हैं, क्योंकि इस नोटिस के अंदर कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो असेसिंग ऑफिसर को टाइम नहीं मिलेगा कि वो जो है परमिशन ले पाए और 148 इनिशिएट कर पाए विद द पीरियड ऑफ 3 ईयर। अब आप कहेंगे ठीक है 3 साल में नहीं खोल पाएगा तो 10 ईयर वाली क्लॉज के अंदर खोल सकता है। मैं इसको लेटर ऑन डिस्कस करूंगा कि 3 ईयर से 10 ईयर की क्लॉज के अंदर जाने के लिए इतनी स्ट्रिंजेंट कंडीशन है कि अगर आपने एक बार के लिए 3 साल की लक्ष्मण रेखा को अगर आपने पार कर लिया तो हो सकता है कि फिर आपका केस जो है 148 के अंदर खुल ही ना पाए। क्यों ऐसा है अभी हम डिस्कस करेंगे उस चीज को। तो आप ये देखिए इसके अंदर, तो आप यहाँ पे इस तरह से नोटिस का रिप्लाई अगर लेट आवर्स में करते हैं, लास्ट मिनट्स में, तो आप 148 से बच सकते हैं। अब मैं आपको एक और नोटिस दिखाना चाह रहा हूँ जो आया हुआ है 10 साल वाली क्लॉज के अंदर। लेकिन उस नोटिस में आप देखिए कौन से असेसमेंट ईयर के लिए नोटिस आया हुआ है। देखिए नोटिस जो आया हुआ है असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए आया हुआ है। तो यानी कि 3 साल वाली क्लॉज में तो क्लियरली ये फॉल नहीं करता, ये करता है 10 ईयर वाली क्लॉज के अंदर। लेकिन आप देखिए इसके अंदर असेसिंग ऑफिसर जो नोटिस दिया है वो मुझे किस बेसिस पे दिया है, वो कह रहा है कि मैं जो आपको नोटिस दे रहा हूँ मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ। तो आपको ध्यान हो जो मैंने आपको 149 डिस्कस कराया था क्लॉज बी, कि उसके अंदर जो आपको नोटिस इशू हो सकता था वो हो सकता था ऑन द बेसिस ऑफ सब डॉक्यूमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सब एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ सब बुक्स ऑफ अकाउंट असेसिंग ऑफिसर के पोजीशन में। लेकिन यहाँ असेसिंग ऑफिसर खुद ही कह रहा है कि मेरे पास तो खाली इन्फॉर्मेशन है और मैं अपने 10 ईयर वाली क्लॉज जो है अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसकी जो बेसिक कंडीशन है उसको वो फुलफिल नहीं कर रहा है। दूसरा
आप यहाँ पे आगे आइए, देखिए वो कह रहा है कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने कुछ गाड़ी वगैरह परचेज की है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। लेकिन इस नोटिस में इसके अलावा कि इसके अंदर असेसिंग ऑफिसर को कितना कंसीलमेंट लग रहा है, असेसिंग ऑफिसर ने ये जो मेरा कंसीलमेंट है ये रिप्रेजेंटेड बाय एसेट है या नहीं है, ये सब चीज़ें कहीं भी स्पेसिफाई नहीं की हैं। तो आप जब भी ऐसे नोटिस इसका रिप्लाई दें, ये सब चीज़ें आप मेंशन करें कि ये जो आप नोटिस इशू कर रहे हैं, ये आपका जो आप जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड को यूज़ करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आपने कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया, उसकी कंडीशन आपने कहीं भी फुलफिल नहीं की है। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि अब आप कह रहे हैं, एक क्वेश्चन आया था बीच में कि हम 3 ईयर वाली क्लोज को पार कर जाते हैं तो हमारा केस कैसे बच सकता है। हमारा डिपार्टमेंट तो 10 ईयर वाली क्लोज को अप्लाई करके दोबारा नोटिस इशू कर सकता है। देखिए मैं आपको यही वाला केस आप सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये मेरा क्लाइंट है, इसने क्या किया है, इसने ये 30 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की थी और उसने कंस्ट्रक्शन करके इस प्रॉपर्टी को बेच दिया हायर प्राइस के अंदर। अब अगर डिपार्टमेंट को इस केस को खोलना है तो उसको जो कंसीलमेंट है, यहाँ कंसीलमेंट है, हो सकता है, मैं मान रहा हूँ कि प्रिमा फेसाई कंसीलमेंट लग रहा है, लेकिन क्या ये कंसीलमेंट किसी एसेट से रिप्रेजेंट हो रहा है? एसेट तो जो थी वो मैं बेच चुका। तो यहाँ पे ये केस जो है 10 ईयर वाली क्लोज के अंदर फॉल होना मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपका सेसी 148 की प्रोसीडिंग से बच जाए। ऐसे ही मैंने आपको एक नोटिस दिखाया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि आप लेट नाइट को रिप्लाई कीजिए ताकि 148 हो ही ना पाए। अब आप देखिए इस ये जो नोटिस है ये मुझे दिया गया है कि आपने किसी सर्टेन पार्टी से परचेज किया। आप इस नोटिस को देखिए, उसके अंदर उन्होंने एलिगेशन क्या लगाया है कि आपने कुछ माल परचेज किया सर्टेन पार्टी से और हमें सीबीई से इंफॉर्मेशन मिली है कि ये जो पार्टी है ये बोगस पार्टी है, यानी कि एग्जिस्ट नहीं है। तो आपकी जो सर्टेन परचेज है इसको हम जो है इनकम में क्यों ना ऐड करी जाए। तो अब अगर मैं इस 3 साल इस नोटिस का लेट ना रिप्लाई करके अगर मैं इसको 3 साल वाली क्लोज को एस्केप कर जाता हूँ तो मेरे 10 ईयर वाली क्लोज में तो ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेरी बोगस परचेज है वो किसी भी एसेट से रिप्रेजेंट नहीं करती। तो फ्रेंड, मेरा सजेशन ये है कि आप इन नोटिसों का ध्यान से रिप्लाई करें। डिपार्टमेंट ने, क्योंकि पहली बार नोटिस हुआ है, डिपार्टमेंट ने टाइम को ध्यान नहीं दिया, उन्होंने लेट नोटिस इशू किए हैं। 149 की टाइम लिमिट के एक्सटेंशन के लिए जो कंडीशन है उनको फुलफिल नहीं किया है। तो उस चीज़ों को आप बेनिफिट ले सकते हैं, डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, वी आर लीगली टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। इसके साथ ही मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। आप आगे किस वीडियो पे किस टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं उसको आप जो है नीचे लिंक में मुझे दे सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू।